हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है पुष्यभूति वंश, जिसको वर्धन वंश भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक या मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। कौन कौन से वंश? मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। यानी ये चारों पांचों शासक हैं, इनमें सबसे ज़्यादा विशाल शासन स्थापित करने वाले कौन हैं? पुष्यभूति वंश वाले लोग हैं। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था और गुप्त वंश के पतन के बाद? मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, गौड़। तो जवाब क्या होगा? पुष्यभूति। अब पुष्यभूति के संस्थापक पुष्यभूति ही थे। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में स्थित वर्तमान थानेसर नामक स्थान थी। एक बार यूपीएससी ने स्थानेश्वर को मिलाने को बोला था। 2021 में शायद प्रश्न आया था कि स्थानेश्वर कहाँ पे है। स्थानेश्वर को इन्होंने यूपी से मिलाया था, जो कि गलत था। और अगर आपको पता होता है स्थानेश्वर हरियाणा में है तो आपका वो प्रश्न सही हो जाता। यूपीएससी, समझ रहे हैं आप, यूपीएससी का प्रश्न यहाँ से सही हो रहा है। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। यानी सबसे प्रमुख शासक प्रभाकर वर्धन, लेकिन सबसे मुख्य प्रमुख शासक तो हैं प्रभाकर वर्धन एक, लेकिन जो नामी गिरामी शासक है वो है हर्षवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराज अधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्र हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इन्हीं की बात कर रहा हूँ। तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। तो हर्षवर्धन की माता का नाम क्या है? यशोमती। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। ग्रहवर्मा की हत्या कौन कर रहा है? मालवा का देवगुप्त। और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। राज्यवर्धन ने देवगुप्त से वह बदला ले लिया, लेकिन देवगुप्त का मित्र था एक गौड़ नरेश शशांक, जिसने बोधि वृक्ष कटवाया था। उसी गौड़ नरेश ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, ये भी आपको याद रखना है, इसीलिए इसने बोधि वृक्ष कटवाया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठते हैं। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है इनके बारे में। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। तो हर्ष ने किसे पराजित किया? शशांक को पराजित किया। किसे पराजित किया? शशांक को पराजित किया। और किस पर अधिकार कर लिया? कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। यानी स्थानेश्वर से कन्नौज राजधानी स्थानांतरित करने वाला पुष्यभूति वंश का शासक कौन है? हर्ष। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। कहाँ पे युद्ध हुआ? नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें हर्ष की क्या हुई? पराजय हुई। इसीलिए कहा जाता है कि हर्ष को किस शासक ने दक्षिण भारत की तरफ नहीं बढ़ने दिया था। तो दक्षिण अभियान को किसने रोक लिया था? हर्ष के पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर दिया था और उसे दक्षिण भारत में बढ़त लेने से रोक दिया था। और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की। किस शासक ने? चीनी यात्री ने। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। और तब कौन सी सदी है? तब है 7वीं सदी। 7वीं सदी ईस्वी में हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आता है। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। ये एक बार पीसीएस में प्रश्न आया था कि यात्रियों में राजकुमार किसे कहते हैं? जवाब होगा ह्वेनसांग। नीति का पंडित वर्तमान शाक्य मुनि, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नीति का पंडित वर्तमान शाक्य मुनि, ये किसे कहा जाता है? ये भी ह्वेनसांग के ही नाम है। यहाँ पे ह्वेनसांग लिखा है, कहीं कहीं ह्वेनसांग आता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। जब आप विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था, उसका उद्देश्य भारत से बौद्ध ग्रंथ का संग्रह करना था। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है किसने चीन में दूत भेजे थे। एक अशोक
ने भेजे थे और उसके बाद हर्षवर्धन भेज रहे हैं, इसके बीच में भी भेजे रहे, तो ये बहुत खास इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बन सकता है। हर्ष ने कश्मीर के शासक बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। ठीक, तो कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त करने वाला शासक कौन है? हर्ष। और किस कहाँ के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष प्राप्त किए थे? कश्मीर के शासक से। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया और पूर्ण बौद्ध बन गया। यानी हर्ष बौद्ध बनने के पहले क्या था? शैव भक्त था। और शैव भक्त की परंपरा के बाद उसने बौद्ध धर्म के कौन सी शाखा को अपनाया था? महायान शाखा को, और उसको राज्याश्रय प्रदान किया था। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था। कहाँ आयोजित किया जाता था? प्रयाग में आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। प्रश्न ये आ सकता है कि महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ पे होता था? प्रयाग में होता था। और कब होता था? प्रति 5वें वर्ष होता था। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। तो ये भी आ सकता है प्रश्न कि महामोक्ष परिषद का तो वो आयोजन करता था, लेकिन कौन सा ऐसा समारोह था जिसमें हर्ष स्वयं सम्मिलित हुआ था? तो उसका जवाब है छठे समारोह में, 5वें वर्ष छठे समारोह में। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। ये भी प्रश्न आ चुका है पीसीएस में। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथ, तीनों संस्कृत नाटक ग्रंथ हैं, याद रखना, इनकी रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। अब कहा जाता है वाले प्रश्न आते तो नहीं है पीसीएस में, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है पीसीएस का। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक था। ये जो हर्ष के बारे में कथन है, ये रामशरण शर्मा जी का है। रामशरण शर्मा जी जो इतिहास के बहुत प्रकांड विद्वान हैं, उन्होंने ये कोट किया था हर्ष के बारे में कि ना तो वो हिंदू सम्राट नहीं कहा जा सकता उसको, क्योंकि ना तो वो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। अब ये हर्ष की शासन व्यवस्था के बारे में आ गया। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा गया है। अमात्य आप बचपन से पढ़ रहे हो, मतलब पहले से पढ़ रहे हो, इतिहास में शुरू से ही अमात्य कहा जाता है। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, ये भी आप पढ़ रहे हो। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है पीसीएस में कि लोकपाल शब्द एक हर्षचरित में आया है, लोकपाल शब्द, वो किस शासक को संबोधित करते हुए आया है? तो प्रांतीय शासक के लिए आया है। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा विषय थी, जिसका प्रधान कौन होता था? विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक, यानी आधुनिक तहसीलों को पाठक कहा गया है। थोड़ी सी इन शब्दों पे गौर करना, उन शब्दों पे गौर करना, उन वाक्यावलियों पे गौर करना जो वाक्यावलियाँ अलग हैं, जो वाक्यावलियाँ वर्तमान में भी दिखती हैं। लोकपाल वर्तमान में भी दिखता है, लेकिन लोकपाल अब क्या है? लोकपाल है जो भ्रष्टाचार निरोधी रूप में काम करता है, भ्रष्टाचार संबंधी जांच करता है वो। लेकिन यहाँ पे प्रांतीय शासक के रूप में आ रहा है। पाठक मतलब पढ़ने वाला। आपके कई मित्र भी होंगे पाठक। तो आधुनिक तहसीलों को पाठक के रूप में, विषय के अंतर्गत कई तहसीलें होती थी जिनको पाठक कहा जाता था, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी विषयपति, जिला, भुक्ति, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम अक्षपटलिक कहा जाता था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रामणी और हम लोग ग्राम पढ़े हैं, तो ये ग्राम अक्षपटलिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता है, ये भी आप पहले से पढ़ रहे हो। दंड पाशिक या दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था, याद कर लो। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र या घटी यंत्र का उल्लेख, जल पंप, जिसको तुला यंत्र या घटी यंत्र कहते हैं, इसको जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र आपको याद रखने हैं।
तो हर्षचंद्र के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद भंडी प्रधान सचिव, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान और स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख होता था। ये आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि पीसीएस या यूपीएससी में कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो आपके कन्फ्यूजन की संभावना बढ़ जाएगी। वो पूछेगा आपसे कि स्कंदगुप्त कौन होता था हर्ष की मंत्रिपरिषद में, तो आपको लगेगा पता नहीं कौन होता था। स्कंद तो कार्तिकेय जी का नाम है, और कार्तिकेय जी का और गज का कोई संबंध है नहीं। हालांकि उनके जो बंधु हैं गणेश भगवान, उनसे उनका तादाद में बैठाया जा सकता है, लेकिन स्कंदगुप्त से डायरेक्ट अगर आएगा तो आप बैठा नहीं पाओगे तादाद में। ठीक है, इसके बाद दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हैं जो हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।